नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई है कि आज हम जो राजस्थान अध्ययन की बुक है क्लास 10th तो 6 से लेकर 10th तक की बुक है, उन सभी का आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और इसी चैनल पर क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी करवा दी है और आरबीएससी क्लास 10th की जो बुक है वो अभी चल रही है। और यह वीडियो सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, पुलिस सब के लिए उपयोगी है। जो वीडियो का भी मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए भी यह उपयोगी है। हमारे राजस्थान राज्य के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी जो राजस्थान राज्य है उसके लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल टोड, फाइयान या मुहतोड़ नैन्सी। तो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। आप अपनी नोटबुक साथ में रखोगे और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे। ऐसे लिखोगे स्टार्टिंग में कि राजस्थान राज्य के लिए राजपुताना शब्द या सीधा ही राजपुताना शब्द और जॉर्ज थॉमस। अब नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के लिए सबसे पहले रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था? अब रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोड ने किया था। और जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था? राजपुताना। और कर्नल टोड ने क्या कहा था? रायथन या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जो कर्नल जेम्स टोड है, इनकी एक बुक थी 1829 में प्रकाशित हुई थी, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में उन्होंने क्या कहा था? राजस्थान के लिए रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। अब जो ये कर्नल टोड है, इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान प्रदेश के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के लिए मरु शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? जो राजस्थान है उसके लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग मिला है। अब मरु प्रदेश का नाम मिलता है तो सबसे पहले कहाँ मिला? महाभारत में, नैनसीरी ख्यात में, ऋग्वेद में या इंडिका। इंडिका किसकी है? मैक्सनीज की। तो सबसे पहले मरु शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अब आप ऐसे लिखोगे मरु बराबर ऋग्वेद में। अब 30 मार्च 1949 को अंतिम रूप से सर्वसम्मति से हमारे प्रदेश का नाम क्या रखा गया? यानी जो राजस्थान दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को। तो 30 मार्च को जब राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो तब राजस्थान नाम दिया गया था। और कौन से एकीकरण की जो प्रक्रिया में टोटल कितने चरण थे? 7 चरण थे। तो कौन से चरण में राजस्थान नाम रखा गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग प्राचीन काल में किस जनपद के नाम से जाने जाते थे? कौन सा एरिया? बीकानेर, नागौर व जोधपुर का भाग क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। मत्स्य कौन सा आ गया? अलवर भरतपुर का सूरसेन। और मरु, मरु ये जोधपुर वाला जिसे मारवाड़ भी कहते हैं। अब जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश में कौन कौन से भाग थे? बीकानेर, नागौर और जोधपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर, बीकाणा, अहिक्षत्रपुर या सोरसेन। तो जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिक्षत्रपुर। अहिक्षत्रपुर का दूसरा नाम क्या है? नागौर। अब नेक्स्ट है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर या बैराट। माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? जो माही नदी के आसपास का भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कंटल नाम से जाना जाता है। जंगल, अब जंगल प्रदेश है, जंगल में कौन कौन से आ गए? बीकानेर, नागौर, उधर नागौर का एरिया आ गया। और मत्स्य में अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है। बैसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक की का जो पठारी क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो बैसरोडगढ़ से बिजोलिया के क्षेत्र का ऊपरमाल, कांठल, बागड़ या गिरवा।
तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के भाग को किस नाम से जानते हैं? उपरमाल से। इसकी एक ट्रिक है कि भैंस के ऊपर बैठ के क्या करेंगे? बीन बजाएंगे। अब जो कंटल है वो माई नदी का क्षेत्र आ गया। बागड़ क्या आ गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। उदयपुर का आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहलाता है? जो उदयपुर का जो क्षेत्र है पहाड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहलाता है? गिरवा। उपरमाल क्या था? भैंसरोडगढ़ से जो बिजोलिया का क्षेत्र है वो उपरमाल। कोठारी नदी का जो क्षेत्र है वो कांठल। और बागड़ डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़ प्रदेश कहलाता है। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जो कोटा और बूंदी का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? उपरमाल, कांठल, बागड़ या हाड़ौती। कोटा बूंदी के ये भाग है क्या कहलाते हैं? वर्तमान में भी ये हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। अब नेक्स्ट, मुख्य रूप से मानव इतिहास को कितने प्रकार में बांटा गया है? जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? कि एक तो है आद्य युग, एक प्राक युग। कौन सा है? प्राक युग। एक है आद्य युग और एक है ऐतिहासिक युग। मानव इतिहास का वह काल जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी जो इतिहास है उसको कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। कौन कौन सा? प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। जो अब प्राक युग है उसके लिए हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मानव इतिहास का वह काल जिसके ज्ञान के लिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु अभी उन साक्ष्यों को पढ़ना संभव नहीं हुआ है। अब जो आद्य युग है उसमें ये लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लिखित सामग्री मिली है, जो लिपियों के अक्षर मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये कौन सा युग है? आद्य युग। और ऐसी इतिहास लिखित सामग्री जिसमें नहीं मिली है वो कौन सा है? प्राक युग। और जिसमें लिखित सामग्री मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है तो वो कौन सा है? आद्य युग। अब नेक्स्ट है मानव इतिहास का वह युग जिसके ज्ञान के लिए सुस्पष्ट एवं सुगठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उनको पढ़ा भी गया है, वो कौन सा है? ऐतिहासिक युग। अब प्राक युग में क्या है? लिखित सामग्री मिली है लेकिन उसको क्या है? पढ़ा नहीं गया, लिखित सामग्री नहीं मिली। आद्य युग में क्या है? मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक युग में क्या है? जो लिखित सामग्री है वो पढ़ी जा चुकी है। सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा से पूर्व तक मानव इतिहास का युग है। यानी आरंभ से लेकर हड़प्पा तक का युग है वो क्या कहलाता है? प्राक युग कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी तक मानव इतिहास का युग क्या कहलाता है? आद्य युग। तो आद्य युग में क्या है? लिखित सामग्री मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक के युग को क्या कहा गया है? जो 600 ईस्वी से पूर्व का युग है उसको आज तक के युग को क्या कहा गया है? ऐतिहासिक युग कहा गया है। प्राक युग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। कालीबंगा की खोज किसने की थी? जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। पीछे 2016 में जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन आया था कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब खोज अमलानंद घोष ने की थी लेकिन जो खनन कार्य है यानी उसका जो खनन कार्य है वो किसने करवाया था? बीबी लाल और बी के थापर ने करवाया था। और जो अक्षय कीर्ति व्यास है उसने आहड़ की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता कहाँ विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष प्राचीन मानी जाती है? जो कालीबंगा सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। घग्गर नदी के किनारे
कौन सी सभ्यता विकसित हुई। अब घग्गर नदी कहाँ है, कौन से जिले में बहती है, हनुमानगढ़ में। तो आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता हुई थी, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। और ये कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ में। डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर ने किस सभ्यता की खुदाई की थी, किस सभ्यता की थी, कालीबंगा में। इसकी एक ट्रिक है कि काली बीबी लाएंगे, यानी काली बीबी और बी के लाल। और बी क्या है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, अक्षय किसने की थी, अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और जो खनन कार्य है वो किसने कराया था, बीबी लाल और बी के थापर ने करवाया था। किस सभ्यता की खुदाई में मिले मकानों का निर्माण ईंटों से हुआ है, यानी किस सभ्यता की खुदाई में जो मकान है वो किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो किस सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता है उसमें मकानों का निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ है। किस सभ्यता में गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी व ईंटों से नालियों का निर्माण किया गया था। और ये जो नालियां थी वो क्या होती थी, ढकी हुई होती थी। आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो किस सभ्यता में जो नालियां हैं पक्की ईंटों की बनी हुई थी, तो कालीबंगा सभ्यता में जो नालियां थी वो ईंटों की बनी हुई थी। किस सभ्यता के खुदाई में एक टीले पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। अब किस सभ्यता में दुर्ग के अवशेष मिले हैं, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो किस में मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में एक टीले पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, यानी खेत में क्या है, ऐसे लाइनें बनी हुई, जो खेत की जो जुताई करते हैं तो ऐसे लाइनें बनती हैं, तो उसमें दोहरे जुते हुए, कैसे, दोहरे जुते हुए खेत का मतलब यानी दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता में गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। अब किस सभ्यता में गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट या गणेश्वर। तो गाय के मुख वाले प्याले कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा की खुदाई में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। जो कालीबंगा की खुदाई की थी उसमें कितने स्तर सामने आए हैं, 5 स्तर सामने आए हैं। उनमें से कितने स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तो कितने हैं वो हड़प्पा से भी प्राचीन है, तो 2 स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है। कालीबंगा की खुदाई में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट, कालीबंगा की सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कैसा है। तो कालीबंगा में जो बर्तन मिले उनका रंग कैसा है, कालीबंगा सभ्यता में जो बर्तन मिले उनका रंग कैसा है, लाल रंग है। और उन पर क्या है, काली व सफेद रंग की रेखाएं बनी हुई है। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है कि जो आहड़ सभ्यता है उसमें कैसे रंग के बर्तन मिले थे। तो कालीबंगा सभ्यता में कैसे मिले थे, कालीबंगा में तो लाल रंग के मिले थे और उनके ऊपर क्या है, काली व सफेद रंग की रेखाएं बनी हुई है। अब किस सभ्यता से खुदाई में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र है, यानी छेद ऐसे बने हुए हैं, जिससे कपाल छेदन क्रिया का अनुमान लगाया जाता है। कपाल छेदन क्या होती है, शल्य क्रिया, क्या होती है, शल्य क्रिया का अनुमान लगाया जाता है। तो ये ऐसी खोपड़ी कहां से मिली है, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो ये खोपड़ी कहां से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से मिली है, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण मिलता है। और यहां से हवनकुंड भी मिले और बेलनाकार मोहरे भी मिले हैं, जो कालीबंगा में इसका विशिष्ट स्थान बनाती है। कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में। तो कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है। जो कालीबंगा है, अब बंगा कहते हैं पंजाबी भाषा में चूड़ियों को, तो काली का अर्थ तो काली हो गया और बंगा का चूड़िया। तो
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। अब नेक्स्ट, किस सभ्यता से तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण ताम्रवती भी कहा जाता है? यानी ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को, कालीबंगा को, बैराट को या गणेश्वर सभ्यता को? तो ताम्रवती है वो किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो औजार बनाने का जो केंद्र यहाँ प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता की खुदाई कार्य किसने करवाया था? जो आहड़ सभ्यता की खुदाई है वो किसने करवाई थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी? कालीबंगा की। और बीबी लाल और बी के थापर ने क्या किया था? जो कालीबंगा है उसकी खुदाई करवाई थी। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और आहड़ की किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता का खुदाई कार्य किसने करवाया था? किसने करवाया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, इन सभी ने इसका कार्य करवाया था। अब जो गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? जो गिलुंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी, बनास नदी, कांतली नदी या कोठारी नदी? गिलुंड किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे स्थित है। और गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। गिलुंड सभ्यता कहाँ विकसित हुई? राजसमंद में। अब गिलुंड सभ्यता का खुदाई कार्य किसके द्वारा हुआ था? जो गिलुंड सभ्यता है उसका खुदाई कार्य किसके द्वारा हुआ था? बीबी लाल, डॉक्टर बी.ए. सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, इन्होंने सभी ने ये करवाया था। बीबी लाल वहां भी कालीबंगा में भी था और गिलुंड सभ्यता में इन्होंने खनन कार्य करवाया था। अब जो गिलुंड सभ्यता में कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? जो गिलुंड सभ्यता उसमें कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के? तो कितने प्रकार के मिले हैं? 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से है? इसमें सादे बर्तन भी है, काले भी है, पोलिशदार भी हो गए, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड, यानी जो मिट्टी के बर्तन है उन पर क्या उकेरा गया है? चित्र उकेरे गए हैं। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता की खुदाई में सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल व काले बर्तन मिले हैं? तो किस में मिले हैं? जो गिलुंड राजसमंद अभी मैंने बताए थे, यहां से ये 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। अब बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी, बनास नदी या कांतली नदी या कोठारी नदी? जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। और ये बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में है और ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता का खुदाई कार्य किसके निर्देशन में किया गया था? जो बागोर का सभ्यता का जो खुदाई कार्य है वो किसकी देखरेख में हुआ था? अमलानंद घोष, बीबी लाल, अक्षय कीर्ति व्यास या डॉक्टर वी.एन. मिश्र? तो जो बागोर सभ्यता का जो खुदाई कार्य है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वी.एन. मिश्र। अमलानंद घोष ने किसकी की थी? कालीबंगा की। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ की। बीबी लाल ने कालीबंगा की खुदाई की थी। बागोर सभ्यता का खुदाई कार्य डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में कब किया गया था? अब कब किया गया था? 1975 से 80 ईस्वी, 1967 से 70 के बीच में, 1998 से 2003 या 1995 से 1953 से 1960। तो बागोर सभ्यता का जो खनन कार्य है वो डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा 1967 से 70 के बीच में किया गया था। किस सभ्यता की खुदाई में लघु पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं? अब किस सभ्यता में हुए हैं? बागोर सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता? तो लघु पाषाण युग के कहां से मिले हैं? बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित है वहां क्या मिले हैं? लघु पाषाण युग के उपकरण मिले हैं। किस सभ्यता की खुदाई में छेद वाली तांबे की सुई मिली है? यानी जो सुई अब
ऐसे उस एक सुई है उसमें छेद बना हुआ है। छेद किस लिए? धागा डालने के लिए। जो कपड़े से सिलाई करते हैं तो किससे करते हैं? तो सुई से। तो ये कहां से मिली है? तांबे की है। बागोर सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो हमें कहां से मिली है? बागोर सभ्यता से मिली है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, बनास नदी, कांतली नदी या कोठारी नदी। तो किस नदी के किनारे हुई थी? कांतली नदी के। गणेश्वर जो सीकर में उधर कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। तो किस नदी के किनारे हुई थी? कांतली नदी के। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। अब किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति। आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता से लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन मिले हैं? अब कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। जो चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी के बर्तन मिले हैं वो कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। नीम का थाना सीकर में किस सभ्यता का विकास हुआ था? नीम का थाना सीकर में आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर। तो किस सभ्यता का हुआ था? गणेश्वर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, बैराट कहाँ आ गई? जयपुर, और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। अब नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता का खुदाई कार्य किसके द्वारा किया गया था? जो गणेश्वर सभ्यता है उसका खुदाई कार्य किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर या रतन चंद्र अग्रवाल। तो किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो कालीबंगा है उसकी खोज किसने की थी और खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी चैनल पर एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक की ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी गई है और आरबीएससी क्लास 10th की बुक भी साथ में करवाई जा रही है वन लाइनर के रूप में। तो आप वो भी वीडियो देखें। किस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? यानी ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो जो गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया है। अब इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें और जो पात्र है उनमें 99% क्या है? तांबा है। और यहाँ इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जो तांबा है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता था। और यहाँ से जो तांबा है वो कहाँ भेजा जाता था? जो हड़प्पा सभ्यता व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। यह क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। भीनमाल सभ्यता की खुदाई किसने की थी? भीनमाल कहाँ है? जालोर। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर या रतन चंद्र अग्रवाल। तो किसने की थी भीनमाल जालोर की? रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे हम आरसी अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। अब है नेक्स्ट, किस सभ्यता में खुदाई में एक यूनानी सुराई रोमन एम्पाफोरा सूरा पात्र मिला? यानी एक सूरा पात्र मिला है, एक यूनानी सुराई मिली है। ये कहां से मिला है? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या भीनमाल। तो कहां से मिली है? भीनमाल। और भीनमाल कहां है? जालोर में। इसवाल से लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। जो इसवाल है वहां से क्या मिले हैं? अभी तक तो तांबा और कांसे ही मिला है, अब क्या मिलना स्टार्ट हो गया? लोहा। तो ये लोहा मिला है। तो इसवाल सभ्यता कहाँ विकसित हुई? जो ये इसवाल सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई थी? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या सीकर। तो इसवाल सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है, अशोक के 2 स्तंभ अभिलेख भामरू और बेराट शिलालेख किस सभ्यता से प्राप्त हुए? यानी अशोक के 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए तो बैराट से। तो ये बैराट कौन सी सभ्यता की है? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कहां से हुए हैं? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये कहां से हुए हैं? बिजक की डूंग, यहाँ इसमें है बैराट में
बिजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, और यहाँ हड़प्पा व मौर्य कालीन जो ये अभिलेख है, अशोक क्या था, मौर्य सम्राट था, तो मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं कहाँ कहाँ से, बिजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से। और इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, दयाराम साहनी और कैलाश चंद्र दीक्षित ने करवाया था। किस सभ्यता से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, अब किस सभ्यता से जो बौद्ध मठ है उसके अवशेष मिले हैं, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर। तो कहां से मिले हैं, जो बैराट सभ्यता है वहां से जो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता का उल्लेख महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ था, यानी किस सभ्यता का जो उल्लेख है महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ है, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो किसका हुआ है, जो बैराट सभ्यता है वो क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट या विराट। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, वैराट या विराट नगर इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का। एक है भगवती सूत्र, कौन सा ग्रंथ है, भगवती सूत्र, तो उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता में सरसों का एकमात्र उदाहरण मिला है, यानी जो सरसों की खेती की जाती है उसका एक उदाहरण मिला है कि सरसों के बीज कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता, बैराट, कालीबंगा या गणेश्वर सभ्यता। तो सरसों कहां से मिली है, कालीबंगा सभ्यता में। जो दोहरे खेत, जुते हुए खेत हैं उनमें क्या है कि एक में तो गेहूं बीजा उपजाया जाता था और गेहूं के साथ ही किसकी फसल होती है, सरसों की, तो सरसों उपजाया जाता था। अब गणेश्वर सभ्यता में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिली हैं। अब गणेश्वर सभ्यता में क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, कपाल छेदन की क्रिया का उदाहरण, तो ये किस में मिला है, ये मिला है कालीबंगा में। एक साथ 6 चूल्हे, तो 6 चूल्हे कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से। तांबे के बाण व मछली पकड़ने का कांटा है वो कहां से मिला है, गणेश्वर सभ्यता से। तो तांबे का मिला है, तो गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 99% जितने भी है वो तांबे के औजार हथियार मिले हैं। अब नेक्स्ट, एकमात्र सभ्यता कौन सी है जहां मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। अब कौन सी सभ्यता है जिसके मंदिर के अवशेष, मंदिर या मठ, अब मठ के मिले कहां से मिले थे, जो बैराट सभ्यता है विराटनगर वाली उसमें क्या मिला था, मठ के अवशेष मिले हैं, और कहीं भी कोई धार्मिक कृत्य का अवशेष नहीं मिला है। किस सभ्यता की खुदाई में गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली है, यानी एक कहीं से खुदाई की है तो वहां क्या मिला है, गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली है। तो कहां से मिली है, रंग महल सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या गणेश्वर सभ्यता। तो कहां से मिली है, गुरु शिष्य की जो रंग महल है वहां से ये प्राप्त हुई है। किस सभ्यता की खुदाई में यह साक्ष्य मिली है कि फर्श में अलंकृत ईंटें लगाई जाती थी, यानी जो पक्के फर्श के अवशेष कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो किस में है जो अलंकृत ईंटों का फर्श है, जो कालीबंगा सभ्यता है वहां क्या है, अलंकृत ईंटों का फर्श बनाया गया है। अब नेक्स्ट है, राज्य का एकमात्र स्थान जहां से ताम्र युगीन, आर्यकालीन और महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, यानी ताम्र युगीन सभ्यता के भी आर्यकालीन और महाभारत कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या नोह सभ्यता। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, नोह। अब ये नोह स्थान कहाँ है, भरतपुर जिले में स्थित है। किस सभ्यता में 5 लोहे की भट्टियां मिली है। अब किस सभ्यता में है जो 5 लोहे की भट्टियां मिली है, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, बालाथल सभ्यता और नोह सभ्यता। तो कहां से प्राप्त हुई है, जो 5 भट्टियां कहां से, बालाथल। अब बालाथल स्थान कहां है, उदयपुर में। बालाथल कहां है, उदयपुर में। और प्रोफेसर वीएन मिश्र ने यहाँ क्या है, खनन कार्य करवाया था। अब किस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष मिले हैं, जो किस सभ्यता से हमें पशुपालन के अवशेष मिले हैं, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता,
या बालाथल सभ्यता या नोह सभ्यता। तो हमें जो बालाथल उदयपुर में है वो क्या है, पशुपालन के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता का को महासतियों का टीला कहा जाता है। अब किस सभ्यता को महासतियों का टीला कहा जाता है, बागोर सभ्यता, कालीबंगा, बालाथल या नोह सभ्यता। जो बागोर सभ्यता है वहां क्या मिला है, महासतियों का एक टीला मिला है, तो ये महासतियों का इसको टीला भी कहा जाता है। अब किस सभ्यता में पक्षी चित्रित ईंटें मिली है। जो ईंट होती है उस पे क्या होता है, ईंट उद्योग जो मालिक होते हैं उनका एक लोगो होता है, वो बना होता है। तो इसमें जो ईंट मिली है उसमें क्या है, पक्षी का चित्रण किया हुआ है। तो कौन सी सभ्यता से मिला है, आहड़, कालीबंगा, बालाथल या नोह सभ्यता। तो कहां से प्राप्त हुआ है, जो आहड़ सभ्यता है वहां से, माफ करना, ये नोह सभ्यता से मिला है। नोह जो भरतपुर है वहां से ये प्राप्त हुआ है, क्या कि एक ईंट है उस पे पक्षी की आकृति बनी हुई है। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यता से पत्थर से बनाए बांध मिला है। अब किस सभ्यता से जो पत्थर से बांध मिला है, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर या नोह सभ्यता। तो किस सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से पत्थर का बांध बना हुआ वहां से प्राप्त हुआ है। अरब यात्री सुलेमान ने किस गुज्जर प्रतिहार शासक की शक्तिशाली सेना व कुशल प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। जो अरब यात्री सुलेमान है वो गुज्जर प्रतिहार शासक के कार्य में आया था। तो कौन से जो शासक है उसके काल में आया था, वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय। तो जो मिहिर भोज है किसके काल में आया था, यानी सुलेमान ने भोज किया था किसके साथ, मिहिर भोज के साथ। और उसने क्या है, इसके जो शासन काल है उसकी मुक्त कंठ से क्या की है, प्रशंसा की है। अब नेक्स्ट है, वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। उपयुक्त कथन किसका है, यानी जो 7वीं से 12वीं शताब्दी, जब हर्ष की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद क्या है, जो भारत अनेक जो भागों छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। तो उसमें क्या है, उस जो ये टाइम पीरियड है 7वीं से 12वीं शताब्दी, तो इस समय इस युग को क्या कहा जाता है, राजपूत युग कहा जाता है। तो यह कथन किसका है, कर्नल टोड, इतिहासकार स्मिथ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो यह किस, जो राजपूत युग है 7 से 12वीं शताब्दी, किसने कहा था, इतिहासकार जो स्मिथ है उनका ये कथन है। अब नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसका यह मत है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। जो राजपूत है उनको वैदिक आर्यों की संतान किसने माना था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, CV वैद्य या उपयुक्त दोनों या डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो किसने कहा था कि ये वैदिक आर्यों की राजपूत है जो वैदिक आर्यों की संतान है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद्य, इन दोनों ने कहा था कि ये क्या है, आर्यों की संतान है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशिष्ट मुनि के अग्निकुंड से हुई थी। जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई थी, अग्निकुंड से। यह कथन किसका है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, CV वैद्य, चंद्रबरदाई और डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो जो चंद्रबरदाई है वो इसका समर्थन करते हैं कि जो माउंट आबू में जो ऋषि विशिष्ट है उन्होंने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। और इसमें कितनी जातियां निकली थी, 4 जातियां। कौन कौन सी, परमार, एक तो थे परमार थे और दूसरे परमार, चालुक्य, प्रतिहार और सबसे लास्ट में जो सबसे शक्तिशाली थे कौन, जो चौहान शासक थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। किस किस की उत्पत्ति हुई थी, चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार। 2 तो पै नाम से और 2 किस नाम से है, चै नाम से। तो इन चारों की उत्पत्ति हुई थी। किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई थी। जो नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने मानी है, तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने मानी है, डॉक्टर
D.R. भंडारकर ने मानी है कि राजपूत है वो नागर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। किस शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? यानी जो वासुदेव चौहान है उसके उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख या भामरू या अचलेश्वर का शिलालेख। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसमें कहा है? बिजोलिया जो अभिलेख है उसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारियों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अब नेक्स्ट, राजपूतों की नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत का खंडन किसने किया था? यानी अब इस जो नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का जो मत दिया था उसके मत का क्या है? खंडन किसने किया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का खंडन किया है कि जो ब्राह्मण है उनकी उत्पत्ति क्या है? नागर, जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से नहीं हुई है। किसके अनुसार राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज है, अर्थात विदेशियों की संतान है। अब जो राजपूत है उनको विदेशी किसने माना है? जो कोई विदेशी होगा वही मानेगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, कर्नल जेम्स टोड या डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो किसने माना है? जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने इसको, जो राजपूत है इनको क्या कहा है? विदेशी जातियों की संतान माना है। अब नेक्स्ट है, किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? अब जो राजपूत है उनको क्या है? हूण भी क्या थे? भारी आक्रमणकारी थे। तो उनकी संतान किसने बताया है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर V.A. स्मिथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो हूणों की संतान किसने बताया था? डॉक्टर V.A. स्मिथ ने बताया था। और भारिया किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने। अग्निकुंड की कहानी इस परगती युग में नहीं चल सकती। यानी जो अग्निकुंड की जो कहानी है वो किसने कही थी? चंद्रबरदाई ने क्या कहा था? जो राजपूत है उनकी जो उत्पत्ति है किससे हुई थी? अग्निकुंड से। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। यह कथन किसका है? अब ये कह रहे हैं कि राजपूतों की चाहे किसी से भी उत्पत्ति हुई, लेकिन जो उन्होंने क्या है, जो क्षत्रियों की परंपरा है उनको उन्होंने बनाए रखा। तो यह प्रसिद्ध कथन किसका है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर V.A. स्मिथ, डॉक्टर कानूनगो, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर कानूनगो का है। कई बार ये कथन पूछे जाते हैं। अब गुहिल वंश के मुख्यतः कहाँ शासन किया था? जो गुहिल वंश है उसने कहाँ शासन किया था? मारवाड़। मारवाड़ के क्या थे? राठौड़। शेखावाटी मेवाड़ या मेवात। तो जो गुहिल वंश है वो कहाँ का वंश था? मेवाड़ का मुख्य रूप से ये वंश था और यही इनका शासन था। किसने गुहिल वंश को ईरान के नौशेरा आदि की संतान बताया? जो गुहिल है, जो मेवाड़ के शासक थे, उनकी जो उत्पत्ति है नौशेखा से बताई है। जो किस इतिहासकार ने बताई है? अबुल फजल ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, मुहनोत नैन्सी या जेम्स टोड ने। तो किसने बताई है? अबुल फजल ने क्या कहा है? जो गुइल वंश के शासक थे वो ईरान के नौशेखा की संतानें थी। अब नेक्स्ट है, किसने गुइल वंश के ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की संतान बताया है? जो गुइल वंश के शासक है उनको ब्राह्मणों की संतान किसने बताया है? अबुल फजल ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर V.N. स्मिथ ने या जेम्स टोड ने। तो गुइल वंश को ब्राह्मणों की संतान किसने बताया है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। किसने गुइल वंश को सूर्यवंशी राजा कनकसेन की 8वीं पीढ़ी से हुए शीला द्वितीय की संतान बताया है? अब जो गुइल वंश है उसको सूर्यवंशी बताया है और ये स्वयं भी क्या कहते हैं कि हम क्या है? सूर्यवंशी। तो कनकसेन की 8वीं पीढ़ी में हुए शीला द्वितीय की क्या है कि ये उनकी संतान है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का यह कथन है। अब नेक्स्ट है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिल नरेश ने अपना शासन कब स्थापित किया? जो ये जो गुहिल शासक है नरेश, इन्होंने अपना राज्य कब स्थापित किया था? 555 ईस्वी, 566 ईस्वी, 666 या 677 ईस्वी। तो जो इन्होंने गुइल वंश
ने कब शासन स्थापित किया था? 566 ईस्वी में स्थापित किया था। किस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर अपना शासन स्थापित किया था? तो कब कौन सी प्रशस्ति के से पता चलता है? तो राज प्रशस्ति है, उसमें इस बात का उल्लेख है। जो और एक मानमोरी अभिलेख भी है, तो कर्नल जेम्स टोड है, जो वापस अपने देश जा रहा था, तो नाव के द्वारा वो जा रहा था, तो नाव में इतनी भारी हो गई थी, तो उसने क्या है, जो मानमोरी का शिलालेख है वो समुद्र के अंदर डाल दिया। अब नेक्स्ट है, एकलिंग जी किस वंश के कुल देवता है? जो एकलिंग जी है वो किस वंश के कुल देवता है? तो वे किस वंश के हैं? जो गुइल वंश के हैं वो कुल देवता है। जो एकलिंग जी है, इनको ये क्या है, जो गुइल वंश है, अपने जो सर्वे सर्वा है यानी का हम इन्हीं के हैं, और खुद को क्या कहते हैं, हम एकलिंग जी के क्या है, दीवान, ये स्वयं को मानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।